हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। जी हाँ, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। आपको पता है, भारत सरकार के इंडियन रेलवे की एक फाइनेंसिंग आर्म है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर होल्डिंग करते हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, और अगर आप इसके अंदर होल्डिंग नहीं करते हैं और फ्यूचर में आप पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईआरएफसी के बिज़नेस के बारे में। सबसे पहले हम बिज़नेस के बारे में बात करें, उससे पहले हम बात करेंगे फ्राइडे के दिन क्या सिचुएशन देखने को मिली। तो देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 23.20 के ऊपर ओपन होने के बाद 22.90 का लो बनाता है और 23.30 का हाई बनाता है। 23.05 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 0.44% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 22.95 के कंपेयर में। अगर हम टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करेंगे तो एनएससी के ऊपर 1,63,23,314 क्वांटिटीज़ टोटल ट्रेड हुई और 54.49% की डिलीवरी उठा ली गई। वहीं हम बात करें बीएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम की, तो 15,57,379 टोटल क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई और यहाँ पे 50.92% की डिलीवरी उठा ली गई। अगर हम बात करें 52 वीक लो की, तो आपको पता होगा आईआरएफसी का 52 वीक लो है 10.00 का और 52 वीक हाई है 26.60 का। वहीं हम बात करें मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप है इसका 30,122.9 करोड़ रुपए। एनएससी के ऊपर इसका 52 वीक लो है 22.90 का और 52 वीक हाई है 26.70 का। आप देख सकते हैं एनएससी और बीएससी के 52 वीक लो और हाई में काफ़ी डिफरेंस है। बीएससी के ऊपर 52 वीक लो है 10.0 का और हाई है 26.60 का, जबकि एनएससी के ऊपर देखेंगे तो 52 वीक लो है 22.90 का और 52 वीक हाई है 26.70 का। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें अगर हम करें तो देखिए, कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी पे किया था 17 फेब 2021 को और डिविडेंड रेट था 10.50%। जी हाँ गाइस, 10.5% का डिविडेंड पे कर चुकी है कंपनी और फर्स्ट ये इसका डिविडेंड है। लिस्टिंग के बाद ये फर्स्ट डिविडेंड है। बताना चाहूँगा आपको, आईआरएफसी को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत जल्दी ही अभी लिस्ट किया गया है और इतनी जल्दी लिस्टिंग के बाद ही इतना जल्दी से जल्दी डिविडेंड पे कर दिया। अब क्या चाहते हो? कितनी सारी कंपनीज दसों सालों से लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और अभी तक डिविडेंड नहीं पे किया। ठीक है, तो ये एक इसका पॉजिटिव साइड है। इसके अलावा कंपनी ने जब फाइनेंशियल प्रोड्यूस किए थे Q3 के लिए, तो उसको भी आप देख लीजिए, फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे आए थे इनके। अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 3,932 करोड़ की सेल हुई थी। हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,046 करोड़ निकल के आती है सिर्फ दिसंबर क्वार्टर में, जबकि इससे पहले सितंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 995 करोड़ की नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी को। तो प्रॉफिट में जंप है, और प्रॉफिट में जंप है तो डेफिनेटली इसके बिजनेस में भी इसका हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। टेक्निकली अगर आप पूछेंगे तो आईआरएफसी अभी भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेरिश देखने को मिलेगा डेली बेसिस पे। उसके आधार पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर बनता है ये भी आप जान लीजिए। देखिए, सपोर्ट की बात करेंगे तो 22.87 के ऊपर पहला सपोर्ट है, उसके नीचे 22.68 के ऊपर है सपोर्ट, उसके नीचे 22.47 के लेवल के ऊपर सपोर्ट है। वहीं हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 23.27 के ऊपर पहला रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 23.48 का दूसरा और उसके ऊपर है 23.67 का तीसरा रेजिस्टेंस लेवल। तो इन लेवल्स को आपको दिमाग में रखना है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने डिसीजन लेने हैं।
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बिजनेस की बात करें तो ये आपको अच्छे से पता है आईआरएफसी किस लिए काम करती है। आईआरएफसी इंडियन रेलवे के लिए फाइनेंसिंग आर्म की तरह काम करती है। भारतीय रेलवे को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, अब आप पूछेंगे कि पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो तो पैसे खुद ही कमाती है। तो देखिए, पैसे की ज़रूरत तो बैंक्स को भी पड़ती है। अब आप पूछेंगे बैंक्स भी तो कमाते हैं, तो बैंक्स कमाते ज़रूर हैं, लेकिन बैंक्स को पैसे की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि पैसे से उनको पैसा आता है, पैसे से वो बिज़नेस करते हैं। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें उनको डेवलप करनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऑफिसेज हो गई, लोगों के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से इंडियन रेलवे को अपने खर्चे के उठाने के लिए या फिर अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए बहुत सारे इंटरनल एक्सपेंसेस होते हैं और उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो सिर्फ अपनी ही कमाई से उठा ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसको फाइनेंस करने के लिए एक आर्म बनाने की ज़रूरत पड़ी, एक अलग से साइड से एक बिज़नेस जो कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड आईआरएफसी जो है प्रोवाइड करता है। तो आईआरएफसी का मेन बिज़नेस है भारतीय रेलवे को फंड उठा करके ज़रूरत के हिसाब से उसको देना, ठीक है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को और देश भर में मजबूत किया जा सके। तो आईआरएफसी से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी अपडेट है जो आपके दिल और दिमाग को खुश कर सकती है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आप जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे गाइस, आईआरएफसी रेजेस फंड्स एट लेस देन गवर्नमेंट बॉन्ड रेट्स। तो गवर्नमेंट के जरिए जो बॉन्ड होता है, जिसको सोवेरियन बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं, उस बॉन्ड पे जो यील्ड थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज़्यादा देनी पड़ रही थी, जबकि आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कम ब्याज दर के ऊपर मार्केट से बॉन्ड्स के जरिए पैसे को या फंड को उठा लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं, द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन हैज़ रेज्ड funds at 18 basis points lower than that offered by sovereign bonds। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट पेपर की जो मैच्योरिंग डेट थी 2041 थी, यानी 2041 में गवर्नमेंट के बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड है, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बॉन्ड इशू कर रही थी उसके ऊपर जो उसको यील्ड देना पड़ता 6.90% का देना पड़ता, जबकि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जो बॉन्ड्स इशू किए हैं उस पे मात्र 6.8% का ही यील्ड जो है इन्वेस्टर्स को, बॉन्ड इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा, और इसका जो टाइम पीरियड है 20 ईयर्स का है, राइट। और जो ये फंड रेज़ किए हैं मार्केट से इस बॉन्ड को इशू करके, वो है 1375 करोड़ रुपए, 1375 करोड़ रुपए। और आपको बताना चाहूँगा, ये जो बॉन्ड्स इशू किए हैं आईआरएफसी ने, ये बहुत ही अच्छे रिस्पांस जो है इन्वेस्टर्स के ज़रिए हमें इसमें देखने को मिला है। उम्मीद से कहीं ज़्यादा भरोसा लोगों का या जो इन्वेस्टर्स हैं उनका देखने को मिला है। अब यहाँ दो तरीके के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म एंड अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ये क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो 5 से 7 साल, मैक्सिमम 10 साल तक के टाइम को तक का व्यू जो है बना के चलते हैं। वहीं अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं उनका जो टाइम फ्रेम होता है ह्यूज होता है, इवन 20-20, 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल, 100-100 साल तक का होता है। अब आप पूछिए, अब इन्हें पूछिएगा कि 100 साल तक तो कोई ज़िंदा ही नहीं रहता है। ठीक है, मैं मानता हूँ नहीं ज़िंदा रहता है, लेकिन यहाँ पे इसी तरीके की कैटेगरी वाले 50 साल, 40 साल, 35 साल, 30 साल, इस तरीके के टर्म टाइम फ्रेम वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स इशू किए हैं आईआरएफसी ने, इसमें इन दोनों तरीके के जो इन्वेस्टर्स हैं वो शामिल हैं। यहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड्स वाले जनरली होते हैं वो भी यहाँ पे हैं। और जो इशू है इसको ओवर सब्सक्राइब किया गया है, कितनी बार? 6 टाइम्स। जी हाँ, 6 टाइम्स। जो बेस इशू साइज़ थी इस बॉन्ड से जरिए पैसे उठाने की, वो 500 करोड़ रुपए थी, जबकि उसका 6 टाइम्स जो है इसको सब्सक्राइब किया गया है। तो इन्वेस्टर्स की तरफ से नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देखने को मिला है बॉन्ड इशुएंस के ऊपर आईआरएफसी के लिए, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड मार्केट के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी-सेक यील्ड्स थे, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के जरिए जो यील्ड से जुड़ी हुई जो बॉन्ड थी उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया है, राइट। तो यहाँ पे
IRFC का जो बोरोइंग टारगेट है करंट फिस्कल ईयर के अंदर वो है 1 ट्रिलियन रुपीज़ का। जी हाँ, करंट फिस्कल ईयर जो कि कुछ ही दिन में ख़त्म हो सकता है, राइट, ख़त्म होने वाला है। तो इसके अंदर 1 ट्रिलियन रुपए का ये इनका बोरोइंग टारगेट है। तो बॉन्ड यील्ड को लेकर के, बॉन्ड्स पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है उसको यील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो IRFC को यील्ड देना पड़ेगा 18 बेसिस पॉइंट, 18 बेसिस पॉइंट कम देना पड़ेगा इन कंपेयर टू G-Sec बॉन्ड्स, यानी G-Sec सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स। ओके, तो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन गाइज। अगर आप इससे जुड़े हुए हैं IRFC से तो आपको डेफिनेटली ये सब चीज़ें आपको ट्रैक करके रखना पड़ता है। अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे तो आप शायद इन्फॉर्मेशन को ना जान पाने की वजह से आप पीछे हो सकते हैं, या फिर चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी और आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कुछ भी हो सकता है कभी भी किसी समय। तो इसलिए ज़रूरी है आप इन चीज़ों को दिमाग में रखें, नज़रअंदाज ना करें। So this is all I would like to terminate my talks right here in this video. And lastly but not least, if you are interested to open Demat account or trading account, if in case you're new to stock market, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open an account in Upstock. See you guys next time updating something new. Till then, take care.